क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के कुछ देश मिल जाए तो क्या वो अमेरिका जैसे सुपर पावर को चुनौती दे सकते हैं? एक ऐसा संगठन जो वेस्टर्न कंट्री के दबदबे को तोड़े और डेवलपमेंट कंट्री की आवाज को दुनिया तक पहुंचाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिक्स की। लेकिन ब्रिक्स आखिर है क्या, कब बना, कैसे बना और आज भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आइए इसे कहानी की तरह समझते हैं, शुरुआत से लेकर आज तक का पूरा सफर। साल था 2001। दुनिया तब भी अमेरिका के इशारों पर चलती थी। कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था और सोवियत संघ बिखर चुका था और अमेरिका एकमात्र सुपर पावर बन गया था। उसकी इकोनॉमी, उसकी करेंसी यूएस डॉलर हर देश के लिए मानक बन चुकी थी। यानी पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम एक ही केंद्र से घूमता था, वाशिंगटन। लेकिन उसी समय लंदन के गोल्डमैन सैक्स बैंक में बैठा एक इकोनॉमिस्ट दुनिया की तस्वीर को एक नए नज़रिए से देख रहा था। उसका नाम था जिम ओ नील। जिम ने डेटा उठाया, ग्राफ निकाले और उसने पाया कि 4 देश ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना तेजी से बढ़ रहे हैं। इनकी जनसंख्या विशाल थी, बाजार उभर रहे थे और उनकी ग्रोथ रेट विकसित देशों से कहीं आगे थी। जिम ने अपनी रिपोर्ट का नाम रखा बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक। जिम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अगर आने वाले 50 सालों में ये 4 देश मिलकर काम करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। उस रिपोर्ट में कुछ प्रिडिक्शन भी थी, जैसे कि पहला, साल 2050 तक चाइना और इंडिया दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। दूसरा, ये 4 देश मिलकर दुनिया के जीडीपी का 40% से ज़्यादा हिस्सा देंगे। इन देशों की आबादी, युवा कार्यबल और संसाधन उन्हें पश्चिम से आगे निकाल देंगे। साथ ही जिम ने यह भी कहा था कि अगर ग्लोबल इकोनॉमिक पावर को केवल अमेरिका और यूरोप के हाथ में छोड़ दिया गया तो दुनिया का विकास असंतुलित हो जाएगा। इसलिए इन देशों को एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो डेवलपिंग वर्ल्ड की आवाज़ बने। यानी वो रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का विश्लेषण नहीं था, वो एक विजन डॉक्यूमेंट थी जिसने यह बताया कि वेस्ट के बाहर भी भविष्य है। जिम ने कहा था कि अगर ये देश अपनी नीतियों में सुधार करे, व्यापार बढ़ाए और निवेश को खोले तो आने वाले दशकों में ये अमेरिका को भी चुनौती दे सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब जिम ने यह रिपोर्ट लिखी तो खुद इन 4 देशों को भी नहीं पता था कि वो किसी दिन एक साथ मेज पर बैठेंगे। लेकिन धीरे धीरे इस रिपोर्ट की गूंज हर कैपिटल में सुनाई देने लगी, जैसे मॉस्को, दिल्ली, बीजिंग और ब्राज़ीलिया में भी। वो बोले कि क्यों ना हम मिलकर वो करें जो वेस्ट आज तक अपने हित में करते आया है। साल 2006 में न्यूयॉर्क के एक कमरे में 4 देशों के विदेश मंत्री पहली बार मिले और वहीं से ब्रिक्स एक आइडिया से ऑर्गेनाइजेशन बनने की राह पर चल पड़ा। फिर साल 2009 में रूस के एक शहर एक्टेनबर्ग में पहली बार हुई ब्रिक की समिट और वहीं से इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई। मकसद था ऐसी दुनिया बनाना जहां फैसले सिर्फ अमेरिका और यूरोप नहीं बल्कि बाकी दुनिया भी ले सके। अब कहानी में ट्विस्ट आया। साल था 2010। अफ्रीका से एक आवाज़ आई और साउथ अफ्रीका बोला, हम भी इस मंच का हिस्सा बनना चाहते हैं। बाकी चारों देश राजी हो गए और इसी के साथ ब्रिक बन गया ब्रिक्स, जहां एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। और दोस्तों, यहीं से ब्रिक्स बना 5 उभरती शक्तियों का समूह। ब्रिक्स का मकसद था साफ, दुनिया में एक नया इकोनॉमिक बैलेंस लाना। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान वेस्टर्न कंट्री के नियंत्रण में थे, तो ब्रिक्स देशों ने कहा अब वक्त है कि डेवलपिंग कंट्री भी अपनी आवाज़ उठाए। यानी ब्रिक्स का लक्ष्य था एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना, जहां शक्ति सिर्फ एक देश में नहीं कई देशों में बांटी जाए। ब्रिक्स की पहली समिट 2009 रूस, 2010 ब्राज़ील, 2012 भारत, 2017 चीन, 2023 साउथ अफ्रीका और हाल ही में 2025 में 17वां ब्रिक्स समिट ब्राज़ील में हुआ। इस समिट में अपनाया गया रियो डिक्लेरेशन, जिसमें ग्लोबल साउथ के देशों को सख्त बनाने की बात कही गई। भारत के प्रधानमंत्री भी वहां मौजूद थे और भारत ने कहा कि ब्रिक्स अब दुनिया की वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। साल 2014 में ब्रिक्स ने दुनिया को चौंका दिया जब उसने कहा कि हमें आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं और इसी सोच से बना न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी,
जिसका मुख्यालय है शंघाई, चाइना में। यह बैंक विकासशील देशों को सस्ते ब्याज पर कर्ज देता है ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। अब आते हैं उस विषय पर जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है, ब्रिक्स की नई करेंसी। ब्रिक्स देश चाहते हैं कि दुनिया केवल यूएस डॉलर पर निर्भर न रहे, इसलिए उन्होंने शुरू किया ब्रिक्स पे, एक ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम जिससे ये देश आपस में अपनी लोकल करेंसी में व्यापार कर सके। जैसे भारत रूस से तेल खरीदे और भुगतान करे रुपये या रूबेल में, न कि डॉलर में। सोचिए, अगर यह सिस्टम सफल हुआ तो दुनिया का आर्थिक नक्शा बदल सकता है। अब दोस्तों जरा सोचिए कि भारत की स्थिति दुनिया में कैसी है। एक तरफ पश्चिमी दुनिया यानी अमेरिका, यूरोप, नाटो जैसे गुट है, तो दूसरी तरफ चीन, रूस जैसे देश हैं जो अमेरिका को खुली चुनौती दे रहे हैं। भारत इन दोनों के बीच खड़ा है, एक बैलेंसिंग पावर के रूप में। और यही वजह है कि भारत के लिए ब्रिक्स सिर्फ संगठन नहीं बल्कि रणनीति है। ब्रिक्स भारत को 3 बड़े फायदे देता है। पहला, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, दूसरा डिप्लोमेटिक बैलेंस और तीसरा ग्लोबल आइडेंटिटी। देखिए, आर्थिक तौर पर ब्रिक्स भारत को देता है नई ट्रेड अपॉर्चुनिटी। भारत अब ब्रिक्स देशों के साथ लोकल करेंसी ट्रेड को बढ़ा रहा है, यानी डॉलर की बजाय रुपया, रियल, रूबल या युआन में व्यापार। इससे भारत को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर दबाव नहीं पड़ता और इंपोर्ट कॉस्ट भी घटती है। दूसरा फायदा, डेवलपमेंट फंडिंग। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी अब तक भारत को $10 बिलियन से ज़्यादा के प्रोजेक्ट के लिए फंड दे चुका है, जैसे कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, गंगा सफाई मिशन और ग्रीन ट्रांसपोर्ट स्कीम। और तीसरा सबसे अहम पहलू, ग्लोबल वॉइस। ब्रिक्स के मंच पर भारत एक ऐसा नेता की भूमिका निभाता है जो अमेरिका से भी बात करता है, चीन से भी और अफ्रीका से भी और लैटिन अमेरिका से भी। भारत की एक कोशिश और भी है कि ब्रिक्स को सिर्फ चाइना लेड ग्रुप न बनने दिया जाए, क्योंकि चीन ब्रिक्स में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है और भारत नहीं चाहता कि यह संगठन एंटी वेस्ट अलायंस बन जाए, बल्कि भारत चाहता है कि ब्रिक्स बने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, यानी विकासशील देशों की आवाज़। और यही वजह है कि हर ब्रिक्स मीटिंग में भारत कहता है कि हम टकराव नहीं, सहयोग चाहते हैं। और यही भारत की कूटनीति की असली खूबसूरती है। भारत ब्रिक्स का वह सदस्य है जो एक पुल की तरह काम करता है। एक तरफ चीन और रूस जैसे देश है, तो दूसरी तरफ ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। और भारत बीच में संतुलन बनाकर दुनिया को यह सीख दे रहा है कि विकास का रास्ता संघर्ष से नहीं, साझेदारी से निकलती है। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई शक्ति संतुलन बदलता है तो पुरानी ताकतें असहज हो जाती है, और यही हुआ अमेरिका के साथ। ब्रिक्स का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि डॉलर पर निर्भरता खत्म करना, और यही वो बिंदु है जहां से अमेरिका और भारत के रिश्तों में हल्का तनाव शुरू हुआ। दरअसल अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया यूएस डॉलर में व्यापार करे, क्योंकि डॉलर जितना इस्तेमाल होगा, अमेरिका की इकोनॉमिक डोमिनेंस उतनी मजबूत होगी। अमेरिका ने कहा कि भारत रूस को अप्रत्यक्ष रूप से मदद दे रहा है, क्योंकि इससे रूस की अर्थव्यवस्था पर लगी वेस्टर्न सेक्शन कमजोर पड़ती है, और यही अमेरिका को पसंद नहीं आया। 2025 की शुरुआत में अमेरिका ने भारत के कुछ एक्सपोर्ट सेक्टर जैसे टेक्सटाइल और फार्मा पर नए टैरिफ लगाए। भारत ने भी इसका जवाब दिया और यह साफ संदेश दिया कि हम अपनी आर्थिक नीतियां वाशिंगटन के इशारों पर नहीं चलाएंगे। हालांकि दोनों देश आज भी रणनीतिक साझेदार हैं, इंडो पैसिफिक और डिफेंस कॉरपोरेशन में साथ है। लेकिन ब्रिक्स ने अमेरिका को यह एहसास करा दिया है कि भारत अब पॉलिसी फ्लोअर नहीं बल्कि पॉलिसी मेकर बन चुका है। अमेरिका की चिंता सिर्फ ब्रिक करेंसी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि ब्रिक्स अब मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई देशों को भी जोड़ने की योजना बना रहा है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की आधी से ज़्यादा जनसंख्या ब्रिक्स सिस्टम के अंदर आ सकती है। और सोचिए, अगर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डॉलर छोड़कर अपनी मुद्राओं में व्यापार करने लगे तो अमेरिका की आर्थिक बदसाहत पर सीधा असर पड़ेगा।